अब ये लोग पिछले 6 महीने में और 1 साल में आकर के कितना यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट कर पा रहे हैं, और आने वाले समय में आप लोग भी इस प्रकार से प्रेजेंट कर पाएंगे, ये हमारी आपके लिए गारंटी है, अगर आप हमारा साथ देंगे, अगर आप हम पढ़ेंगे। क्योंकि पढ़ना आपको है, और आपको मार्गदर्शन देने का काम केवल हमारा है कि आप कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और कब क्या करें। तो इसी श्रृंखला में शनि के साथ, जैसा भी उन्होंने बोला कि शनि अपना जो एजेंट बना करके राहु केतु के साथ काम कराते हैं, तो हमारे बीच में है राकेश अग्रवाल जी, जो राहु के ऊपर अपना प्रेजेंटेशन देंगे। तो राकेश जी, यदि आप क्लास में हैं तो आप अपना वीडियो ऑन कर लें और अ, बोलना चालू करें, मैं आपकी स्क्रीन शेयर करवा दूं। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार, जय गणपति। गणपति जी। गुरु जी, राहु के मैंने क्या बोलते हैं, मैं प्रेजेंट आपकी लगा रहा हूँ प्रेजेंट कर रहा हूँ गुरु जी। जी। मैंने इस साल Q2 पास किया है, वो जीवन में आया हूँ मैं। और मेरा टॉपिक है राहु का सप्तम भाव में क्या फल मिलता है। हम्म। तो राहु, पहले हम बात करेंगे राहु जो ग्रह है उसके गुण क्या है, उसका कारकत्व क्या है उसके। राहु को ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह माना गया है, और ये एक अशुभ अशुभ ग्रह है, इसको मानते हैं अशुभ ग्रह है, इसके फल हमेशा अशुभ ही होते हैं। कुछ यदि विशेष विशेष भावों को छोड़ दिया जाए, 3, 6, 10, 11 को छोड़ दिया जाए, तो बाकी भावों में राहु के फल अशुभ ही माने गए हैं। इसमें एक अशुभ ग्रह की संज्ञा इसको दी गई है। इसको राहु का रंग नीला है, इसकी जाति मलेच्छ है, शरीर में इसकी वजह से खुजली या चर्म रोग होते हैं, और जो स्त्रीलिंग ग्रह है ये। राहु की धातु सीसा है, और पुराने कपड़ों पे इसका अधिपत्य है। इसका साल के वृक्ष पर राहु का अधिपत्य है। बुध शुक्र शनि ये राहु के सब मित्र हैं। गुरु सम है राहु के लिए, और सूर्य चंद्र मंगल इसके शत्रु हैं। इसको राहु को ज्योतिष शास्त्र में कोई राशि नहीं दी गई, जैसे कि हर ग्रह की राशि होती है। मंगल की मेष है, वृश्चिक है, गुरु की धनु है, मीन है, लेकिन राहु को इस तरह कोई राशि नहीं दी गई है। किसी भी राशि का स्वामित्व राहु के पास नहीं है, और ना ही इसकी कोई उच्च या नीच राशि है इसकी। नहीं, फिर भी आचार्यों ने कुछ लोगों ने, कुछ ज्योतिष आचार्यों ने, कुछ लोग वृषभ को राहु की उच्च राशि मानते हैं, कुछ लोग मिथुन को राहु की उच्च राशि मानते हैं, और कुछ इसी प्रकार से क्या बोलते हैं, ये धनु को और वृश्चिक को कुछ धनु को मानते हैं, कुछ वृश्चिक को मानते हैं, नीच राशि मानते हैं। कुछ लोग मेष और कन्या को राहु की स्वराशि मानते हैं, वो कर्क को इसकी मूल त्रिकोण राशि मानते हैं। लेकिन प्राचीन जो ज्योतिष शास्त्र है, उन ज्योतिष शास्त्रों में राहु को कोई भी राशि नहीं दी गई है। राहु के पास किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं है। ये राहु तो अधार्मिक है, राहु का धार्मिकता से कहीं दूर दूर तक का वास्ता नहीं, अधार्मिक है, पाखंड करता है, ये पाखंड मती है ये। इसको हिचकियां आती हैं, झूठ बोलता है, कपटी है, कोड़ी है, बुद्धिहीन है, और हमेशा दूसरों की निंदा करता रहता है। जो लोग राहु के प्रभाव में, जो लोग हैं, जो जिनकी लग्न राहु के प्रभाव में है, तो उन लोगों में आप ये गुण आप ये पा सकते हैं। आप वो लोग अधार्मिक रहेंगे, आप पाखंड मती रहेंगे, हिचकियों की समस्या रहेगी, झूठ बोलेंगे, कपटी रहेंगे, कोड़ी होंगे, बुद्धि की कमी होगी उनमें, दूसरों की निंदा करते रहेंगे। राहु हमेशा भ्रम पैदा करता है, इल्यूजन क्रिएट कर देता है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। लेकिन आदमी के दिल में, आदमी के मन में राहु भ्रम पैदा करता है कि मैं तो ऐसा हूं, ये वास्तव में वो ऐसा नहीं है। वो अपने आप को वैसा स्वीकार करना नहीं चाहता है, वो अपने आप को तो अलग ही मान के चलता है, क्योंकि वास्तव में वैसा व्यक्ति होता नहीं है। राहु भ्रम पैदा करता है, राहु धोखा है, मानसिक अस्थिरता देता है। राहु उन्मादी बना देता है, जो धार्मिक उन्मादी भी राहु बना देता है। राहु चिंता पैदा करता है, अफवाहें फैलाने का काम राहु का है, निराधार बातें करना, कुतर्क करना, दुराग्रह, विदेश यात्रा, विदेश गमन पे भी राहु का जोर है। जो हम विदेश की बात करते हैं, जब व्यक्ति विदेश में सेटल होगा, विदेश जाएगा, तो हम देखते हैं राहु का प्लेसमेंट 12वें भाव में है कि नहीं है, तो राहु का संबंध 12वें भाव से बन रहा है क्या, तो वैसे व्यक्ति जातक का विदेश से संबंध बन जाता है। आध्यात्मिक उन्नति का भी कभी भी राहु का यदि नवम में बैठता है, तो आध्यात्मिक उन्नति का कारक कभी राहु बन जाता है। लेकिन वो आध्यात्मिक उन्नति भी कैसी होती है, दिखावे की होती है, एक्चुअल नहीं होती है। चौर का कारक भी है, क्रूरता है, राज्य प्राप्ति भी है। राहु आपका बहुत क्रूर वचन बोलता है। जुआ, गबन और मादक पदार्थ, गांजा है, भांग है, अफीम है, जैसे राहु के कारकत्व में आते हैं। अस्पष्ट व्यवहार, खराब व्यवहार,
हड्डियां जो हैं वो राहु के कारकत्व में आती हैं। गंदगी, झूठ बोलना, नीची दृष्टि, यात्रा, वृद्धावस्था, नाना जो होता है, मतलब माता जी के पिता नाना, वायु और कफ के संबंधित वायु रोग, कफ रोग, ट्यूमर और सांप जैसे रेंगने वाले जीव जो होते हैं वो सब, इवन इवन मतलब विदेशी, ये सब राहु के कारक इनको माना गया है। राहु ग्रह के कारण से व्यक्ति को क्लेश होता है, रोग होते हैं, चिंता होती है जी। राहु के कारण से हृदय 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 रोग भी होता है, हृदय के में ताप होता है, कोढ़ हो जाता है, दुर्गति होती है, भ्रांति होती है, भ्रम पैदा होता है, और विष के कारण जो बीमारी हो जाती है, सांप ने काट लिया या अपन को फूड पॉइजनिंग हो गई, अपन को ये बीमारी राहु की वजह से होती है। पैर में पीड़ा हो गई, चोट हो गई, स्त्री या पुत्र को कष्ट हो गया, और पिशाचों से भय, ये सब चीजें राहु के कारण से सब होती हैं। ये सब राहु की वजह से, राहु के सब गुण है जो कार्य करते हैं। अब बात आती है सप्तम भाव में राहु बैठे तो क्या करता है। तो सप्तम भाव से हम क्या देखते हैं। हम सप्तम भाव को ज्योतिष में जाया भी कहते हैं, जाया भाव, कलत्र, काम भाव, सौभाग्य आदि नामों से पुकारा जाता है। इसको मनुष्य के 4 प्रमुख कार्य हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जो काम का विचार है हम सप्तम भाव से हम करते हैं। जीवन सहयोगी के अतिरिक्त विवाह, काम कला, शक्ति, वीर्य, पत्नियों की संख्या, दाम्पत्य जीवन, विवाह का समय, साझेदारी, स्वास्थ्य व मैथुन का विचार इसी भाव से किया जाता है। सप्तम भाव दशम से दशम है, तो व्यापार का, व्यवसाय का विचार भी हम सप्तम भाव से करते हैं। हम पंचम भाव से तृतीय भाव है, तो तृतीय, पंचम से तृतीय होने से पुत्र का पराक्रम, चतुर्थ से चतुर्थ है ये, तो नानी नाना का विचार, नानी का नाना का विचार भी इस भाव से हम करते, नानी का विचार भी इस भाव से हम करते हैं। ससुराल, ससुराल से धन, गुप्तांग व उनसे संबंधित रोग, प्रत्यक्ष शत्रु, चिकित्सा क्षेत्र और ट्रांसफर का विचार भी सप्तम भाव से किया जाता है। ये आयु भाव से द्वादश भाव है। ये अष्टम भाव हमारा आयु भाव होता है, उससे 12वां भाव है ये। तो उसको मारक भाव की संज्ञा भी देते हैं। सप्तमेश बहुत प्रबल मारक होता है, उसको मारक भाव की संज्ञा भी इसको दी जाती है। सप्तम भाव केंद्र भाव है ये, तो केंद्र भाव होने से इसको केंद्राधिपति दोष भी इसको लगता है इसको। तो केंद्राधिपति दोष में क्या होता है कि शुभ ग्रह होते हैं अपना शुभ फल नहीं देते हैं, अशुभ ग्रह अपना शुभ फल नहीं देते हैं, वो न्यूट्रल हो जाते हैं वो। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव जो है वो व्यभिचार, काम वासना, पार्टनरशिप, पार्टनर या जीवन साथी का रंग, रूप, गुण, स्वभाव, वृत्ति, प्रेम, विचार पद्धति, पार्टनर से सुख दुख, व्यापार से लाभ हानि, यात्रा में विभिन्न, मूत्रा से, गुदा द्वार, अंडा से आदि का विचार भी सप्तम भाव से हम करते हैं। तो सप्तमस्थ राहु का फल क्या होता है। सप्तम भाव में राहु जो होता है, एक तो देर से विवाह का कारक। एक तो मैं यहाँ पहले बताना चाहूंगा मैं कि किसी भी एक ग्रह, जैसे आरामका जी ने बताया, किसी भी आप एक ग्रह से आप नहीं बोल सकते एक ग्रह वास्तव में उस ग्रह के बैठने से ऐसा होगा। अन्य ग्रहों की दृष्टि, योग, ये भी अति आवश्यक होता है। फिर भी जो मोटा मोटा जो है वो ये कि सप्तम भाव में राहु की स्थिति को अच्छा नहीं माना गया है। सप्तमस्थ राहु देर से विवाह कराता है, अंतरजातीय विवाह कराता है, अंतरजातीय, अंतर धार्मिक ये विवाह कराता है, विधवा से विवाह करा देता है, अपनी से अधिक व्यय की स्त्री से विवाह कराता है। अवैध संबंधों का कारक है सप्तम भाव में राहु जो है। कभी कभी यदि अधिक पाप प्रभाव हो तो विवाह नहीं भी होता है, विवाह विच्छेद हो जाता है। और जो जीवन साथी होता है वो अपने मन का नहीं मिलता है, जिसे हम चाहते हैं, जिसकी हमारी कल्पना है मन में, वैसा हमको जीवन साथी नहीं मिलता है। हमको दंपत्ति के बीच में आपस में प्रेम नहीं होता है, सप्तम भाव में राहु होता है। तो सप्तम भाव में राहु की स्थिति क्यों बनती है? ये बनती है पूर्व जन्म में यदि हमने कभी किसी स्त्री को हमने सताया हो तो इसकी वजह से सप्तम भाव में राहु की स्थिति बनती है। ध्यान रखिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि यदि आपने पूर्व जन्म में कभी किसी स्त्री को कष्ट दिया है, उसके सतीत्व को भंग किया है, उसके किसी घर गृहस्थी में को आपने तोड़ा है, तो इस जन्म में सप्तम भाव में राहु आपके सप्तम भाव में आपके आ जाएगा। आपके ज्योतिष का ग्रंथ मान सागरी, उसके अध्याय 3 के श्लोक 18 में जो लिखा हुआ है
कि जिस स्त्री के सप्तम भाव में राहु होता हैगा, वे कुल के कलंक स्वरूप सुख से हीन होती हैगी। यदि राहु अपनी उच्च राशि का होकर सप्तम भाव में स्थित हो तो जातका को पति का सुख प्राप्त होता है। यदि अपनी उच्च राशि में, उच्च राशि होगी मिथुन, कोई वृषभ को मानते, कोई मिथुन को मानते हैं। वो एक मंत्रेश्वर हुए हैं, अपने उनकी फल दीप का बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है ज्योतिष की। वो कहते हैं सप्तम में यदि राहु हो तो मनुष्य को स्त्री की वजह से मनुष्य निर्धन हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य जो है वो गलत स्त्रियों के संगत में फंस करके अपने धन का दुरुपयोग कर देता है, अपने धन को अपने गवा देता है। वो जहां तक स्वतंत्र होता है किंतु उसकी बुद्धि बहुत अल्प बुद्धि होती है। स्त्री के संग धन नष्ट होता है उसका, वो ऐसा व्यक्ति बधुर, वो अवीर्य हो जाता है। गर्ग ऋषि होते हैं, गर्ग ऋषि ने ये कहा कि यदि सप्तम में राहु हो तो स्त्री कामेक्षा रहित होती है। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि सप्तम में यदि राहु है तो स्त्री का नाशक है। सप्तमस्त राहु जो है ये बहुत अशुभ फल देता है। ये पूर्व जन्म के श्राप की वजह से आता है, जैसे पहले मैं बताया मैंने आपको ये। और ये जो फल जो आते हैं, जो अधिकतर पुरुष राशि में आते हैं। पुरुष राशि मतलब आपके मेष है, मिथुन है, सिंह है, जो आपकी विषम राशियां पुरुष राशियां हैं, वो सम राशियां स्त्री राशियां होती हैं। तो सम राशियों में इसके अशुभ फल बहुत कम देखे गए हैं, विषम राशि में इसके अशुभ फल ज्यादा देखे गए हैं। इसके स्त्री जातक के लिए सप्तम का राहु ज्यादा कष्टदायक रहता है। स्त्री जातक के लिए पति पत्नी के मध्य कटुता, शत्रुता, विरोध, संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है। गृहस्थी में असंतोष रहता है। वैवाहिक जीवन की को विसंगतिपूर्ण बनाने में सहयोग करता है। वैवाहिक जीवन को बिल्कुल उसमें आपस में छिन्न भिन्न हो जाता है। ये व्यवसाय व नौकरी दोनों की हानि होती है, क्योंकि जो सप्तम भाव व्यवसाय का भी कारक है, नौकरी का कारक है। जातक के साथ में अनाचार करता है। और जो उनके सप्तम में राहु होता है तो उनमें चारित्रिक दोष की संभावना उनके अंदर रहती है। उनके अंदर सप्तम भाव के राहु पर शनि, मंगल, बुध, सूर्य का प्रभाव होता है तो राहु की क्रूरता में, अशुभता में और भी ज्यादा वृद्धि होती है। तो वैवाहिक जीवन बहुत नारकीय हो जाता है। यदि अशुभ ग्रहों का प्रभाव, जो शनि है, मंगल है, बुध, सूर्य का प्रभाव है, ये क्रूर ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, इन तो इनका प्रभाव जो होता है राहु के ऊपर, तो राहु की अशुभता में ज्यादा वृद्धि करते हैं। ये स्त्री राशि मतलब जो आपकी वृष है, कर्क है, कन्या है, ये स्त्री राशियां हो गई आपकी। ये सम राशियां स्त्री राशि हैं। इनमें राहु अच्छा माना गया है। विवाह शीघ्र करा देता है। स्त्री अच्छी पत्नी मिलती हैगी, परस्पर प्रेम रहता हैगा, और नौकरी व्यवसाय भी ठीक चलता रहता हैगा। सप्तमस्थ राहु पर शुभ ग्रहों का प्रभाव, गुरु है, चंद्रमा है, शुक्र का प्रभाव होता है, तो जातक का वैवाहिक जीवन तो बहुत अच्छा रहता हैगा। यदि किसी महिला के जन्मांग में सप्तमस्थ राहु पापाक्रांत हो, मतलब उस पर कोई पाप दृष्टि हो, कोई अशुभ संबंध बन रहा हो पाप ग्रहों का, तो परिवार की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता है ऐसी स्त्री की वजह से। क्योंकि ऐसी जो स्त्री जो होती है उसमें चारित्रिक दोष की उसमें संभावना उसके अंदर रहती है। जैसे बताया मैंने कि सप्तमस्थ राहु अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विभाग भी देता है। जातक की पत्नी गर्भाशय के रोग से पीड़ित हो सकती है। सप्तम भाव व्यापार का भी है, लेन देन का भी है। तो कभी कभी क्या होता है कि सप्तमस्थ राहु की वजह से जातक अपने गुरूर में आकर के किसी भी व्यापारिक क्या बोलते हैं लेन देन को त्याग देता है, तो बाद में उसको उसका पश्चाताप होता है। सप्तम भाव झगड़े का भी है, युद्ध का भी, लड़ाई का भी, इससे भी संबंधित है। तो जातक यदि सप्तम भाव में राहु है तो जातक लड़ाई झगड़ा भी करता है। सप्तम भाव में ये भी देखा गया है कि यदि सप्तम भाव में राहु है तो पति पत्नी अपने किसी कार्य के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने सहचर का, अपने जीवन साथी का प्रयोग करते हैं अपने किसी कार्य की पूर्ति के लिए। ये देखा गया है। सप्तम भाववत राहु जो है ये एक मिनट, ये पति पत्नी मत शारीरिक संबंधों को भी ये खराब करता है। ये और इसका अगला ये है कि सप्तमस्थ राहु यदि है तो जातका का जीवन साथी अति अभिमानी होता हैगा। वैवाहिक जीवन का सुख
लग्नेश और सप्तमेश, देखिए केवल राहु, मैंने वैसे बताया पहले, केवल राहु को हमको केवल राहु से प्रोडिक्ट नहीं करना है, हमको लग्नेश की स्थिति भी देखनी, सप्तमेश की स्थिति भी देखनी है, और साथ में द्वादश भाव की स्थिति भी देखनी है। इन सबको देख कर ही हमको फल देना पड़ता है। केवल राहु के बेस पर अकेला फल नहीं निकाल सकते हम। तो वैवाहिक जीवन का सुख जो लग्नेश सप्तमेश और उनके सप्तम भाव पर राहु के संबंध बन रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। यदि सोम ग्रह सप्तम भाव से संबंध बनाते हैं, राहु से संबंध बनाते हैं, सप्तम से संबंध बनाते हैं, तो वैवाहिक जीवन सुखद रहता है। और यदि अशुभ ग्रह संबंध बनाते हैं तो वैवाहिक जीवन दुखद होता है। और पृथकता की स्थिति उत्पन्न जाती है कि दोनों के बीच में तलाक भी हो सकता है। सप्तमस्थ राहु यदि पापाक्रांत हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों का संबंध हो उससे, तो स्त्री सुख की हानि होती है कि वो पारिवारिक जीवन आपका नष्ट हो जाता है। आपका ऐसा जातक जो होता है स्त्रियों को पथभ्रष्ट करने वाला होता है। सप्तमस्थ राहु यदि पाप ग्रहों से दृष्ट है, उनसे संबंध बना रहा है, तो पत्नी बहुत कठोर दिल की होती है, कपट करने वाली होती है, प्रवीण और पाप कर्म में अनुरक्त होती है। सप्तमस्थ राहु यदि उच्च क्षेत्रीय हो या स्व क्षेत्रीय हो, तो जातक यात्रा अथवा पर्यटन से लाभ कमाता है। और दुष्ट स्त्री के संपर्क में आने से उसको यौन रोग भी उसको हो सकता है। इसमें मैंने ये हाईलाइट किया है, सप्तम भाववत राहु की स्थिति में जब मैं सप्तमेश पर विचार करना चाहिए, क्योंकि राहु जिस राशि में होता है उसके स्वामी का फल समय समय कर लेता है। क्योंकि राहु की अपनी खुद की कोई राशि नहीं है, तो राहु जिस राशि में बैठता है उस जिस भाव में बैठता है, उस भाव में जो राशि है वो उसको स्वामी वो उसका भाविस बन जाता है। सपोज राहु मीन राशि में बैठा हुआ है, तो वो गुरु के गुण को, मीन का स्वामी गुरु होता है, तो गुरु के गुण को पूरा वो ले लेगा वो। और यदि जैसे राहु सपोज मीन राशि में बैठा हुआ है, तुमको गुरु की स्थिति को देखना पड़ेगा कि राहु का जो विस्थापक ग्रह है, राहु का जो डिस्पोजिटर है, उसकी स्थिति क्या है, उसी के अनुरूप क्या बोलते हैं आपको राहु के फल आपको मिलेंगे। यदि सप्तम भाव पाप पृथ्वी में हो, पाप पृथ्वी का मतलब यह है कि ग्रह के दोनों ओर अशुभ ग्रह आ जाए, पाप ग्रह आ जाए, पाप कृत्य हो जाएगा, तो वैवाहिक जीवनों में विषमताएं उत्पन्न होती है। अब मैंने ये 2 कुंडली मैंने ली है। एक कुंडली है, इसमें डेट ऑफ बर्थ है 2 सितंबर 1944 की, समय है 5:20 सायकाल, प्लेस है लखनऊ। इसमें देखिए राहु जो है इसके सप्तम भाव में है इसके। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसके सप्तम भाव में जो राहु जो कर्क राशि में देखिए आप, तो सप्तम भाव सूर्य शनि के मध्य पाप कर्तरी में आ गया है। सप्तम भाव के एक और सूर्य है, एक और शनि बैठा हुआ है, पाप कर्तरी में आ जाएगा। और सप्तमेश चंद्रमा जो है, सप्तम भाव का जो स्वामी जो है वो दूसरे भाव में अपने शत्रु बुध से दृष्ट है। अष्टम से बुध की दृष्टि सप्तम पे, उस पर द्वितीय भाव पे जा रही है। ये वो 12वें भाव जो सैया का भाव है, सैया सुख का भाव है, जो वो मंगल शनि दोनों के प्रभाव में है। मंगल शनि दोनों आपके पाप ग्रह है। तो क्या हुआ, विवाह के पश्चात शीघ्र जातक का उसकी पत्नी से तलाक हो गया। तो यहाँ के राहु कर्क राशि में, राहु सप्तम भाव में आ गया, सप्तम भाव पाप कर्तरी में आ गया, सप्तमेश बुद्ध से पीड़ित हो गया, द्वादश भाव में 2 अशुभ ग्रह आ गए। तो इतनी सब चीजें मिल गई, उन सब चीजों ने मिलकर के जातक को तलाक दे दिया। अगली जो कुंडली एक है, जातक का जन्म है 7/11/1963 का, समय है 11:33 और स्थान है दिल्ली। इसमें भी सप्तम भाव में देखिए राहु बैठा हुआ है, बुध की राशि मिथुन राशि में बैठा हुआ है राहु, और राहु पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है। लग्न पाप पृथ्वी में है, लग्न के दोनों ओर आप देखिए, एक तरफ शनि है और एक तरफ मंगल है, लग्न आपके पाप पृथ्वी में है। सप्तमेश बुध वो एकादश भाव में सूर्य से युति है, और शनि की देखिए उस पर दृष्टि आ रही है, शनि की दशम दृष्टि सप्तमेश बुध के ऊपर आ रही है। ये 12वें भाव में आप देखिए मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। मंगल शुक्र की युति को ज्योतिष में अच्छा नहीं माना गया है, ये युति नैतिक पतन का कारण बनती है। तो आप देखिए 12वें भाव में मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। जो जातका जो है, जिसकी जो कुंडली है, वो 6-7 वर्षों तक किसी एक युवक के साथ में रिलेशनशिप में रही, लिव इन में रही, ऐसा मान लीजिए आप, और जिसके साथ रिलेशनशिप में रही उसके साथ पत्नी मतलब उसके साथ में वो रही, लेकिन बाद में उस युवक ने उस स्त्री को, उस लड़की को छोड़ दिया उसको, कि भाई तुमसे कुछ संबंध नहीं है।
तो एक ये पार्थक्य हो गया, जिसके साथ 7 वर्ष तक वो रही वो। उसके बाद उसने एक युवक से शादी की उसने, और उसके साथ ही वर्तमान में उसका जीवन बड़ा कष्ट में, वैवाहिक जीवन उसका चल रहा है। तो आप ये देखिए कि सप्तम भाव में राहु और साथ में जो अन्य जो स्थितियां बन रही हैं, लग्न या सप्तम भाव पाप प्रकृति में आ गया, द्वादश भाव पीड़ित हो गया, सप्तमेश पीड़ित हो गया, उन सब ने वैवाहिक जीवन को बहुत खराब कर दिया। ये मेरा प्रेजेंटेशन था। धन्यवाद। जय गणपति जी। धन्यवाद राकेश जी, आपने बहुत विस्तार से और अच्छे से सबको राहु से परिचित कराया, विशेष करके सप्तम भाव के राहु से। और मुझे लगता है कि सभी को पसंद आया होगा। और सबसे बड़ी बात ये रही होगी कि नए लोग जो अभी आए हैं, जिनको अभी न ग्रहों के बारे में मालूम है, न राशियों के बारे में मालूम है, न भावों के बारे में मालूम है, वो सोचते होंगे कि हम तो कुछ समझे ही नहीं। मैंने आपको बोला था क्लास के प्रारंभ में, मेरे जो प्रारंभ के शब्द थे